काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। आत्मनिर्भर भारत के लिए। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो किसान आंदोलन में अल्लाहू अकबर के बाद अब एंट्री मारी है चचा जान ने। जी हां, क्या है ये मसला? आप जानते हैं कि किसान आंदोलन में जो महापंचायत हुई थी, मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी, किसानों का बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें किसान नेता राकेश टिकैत जो है बाकायदा वहां पर अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। मंच से वो अल्लाहू अकबर कह रहे थे और नीचे से वो कह रहे थे कि नीचे से किसान जो है महादेव का नारा, हर हर महादेव का नारा लगाएं। लेकिन अल्लाहू अकबर के बाद अब एंट्री मारी है सीधा सीधा चचा जान ने। ये चचा जान कौन है? ये एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, सांसद हैं। हम जानते हैं कि ओवैसी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के बाद ही ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत जो हैं वो थोड़े परेशान हैं और इसीलिए आज उन्होंने सीधा सीधा ओवैसी पर हमला किया और ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया। जाहिर सी बात है कि ये चुनावी मसला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर चुनाव लड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश में, 100 सीटों पर लड़े, 200 पर लड़े, 300 पर लड़े, ये राजनीतिक पार्टियों का मामला है। ओवैसी साहब की पार्टी जानेगी इस बात को जो है बाकी जो विपक्षी पार्टी है वो जानेंगी। लेकिन इस पर रिएक्ट राकेश टिकैत क्यों कर रहे हैं? क्या नकाब उतर गया है? जी हां, हम तो शुरू से लगातार आपको बता रहे हैं, आपको हमने पहले भी बताया था। तो आज जिस तरह से चचा जान की एंट्री हुई, उससे ये साफ है कि ना कानून ना किसान, ये राजनीति है चचा जान। जी हां, ना कानून ना किसान, ये राजनीति है चचा जान। हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि दरअसल ये राजनीतिक मसला है, ये एक पॉलिटिकल आंदोलन है जिसे किसानों का नाम दिया गया। सवाल बार बार उठते रहे हैं और आज एक बार फिर से एक राजनीतिक डेवलपमेंट पर, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, उन चुनावों के एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर, राजनीतिक डेवलपमेंट पर किसान नेता राकेश टिकैत जिस तरह का बयान देते हैं, जिस तरह से ओवैसी पर गुस्सा निकालते हैं, उन्हें षड्यंत्रकारी कहते हैं, उससे साफ है कि ओवैसी के आने से उनका राजनीतिक समीकरण जो है, जो राजनीतिक समीकरण वो अल्लाहू अकबर के नारे के साथ जिस समीकरण को बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो समीकरण गड़बड़ा गया है। इसलिए आज वो सीधा सीधा ओवैसी पर गुस्सा हुए। अब इसके जवाब में ओवैसी की पार्टी जो है वो भी राकेश टिकैत के खिलाफ उतर आई है और वो भी लगातार कह रही है कि राकेश टिकैत तो दरअसल वो हैं जिन्होंने कभी बीजेपी से हाथ मिलाया, कभी और किसी पार्टी से हाथ मिलाया, और वो तो इस तरह की दगाबाजी करते रहते हैं। तो लगातार वो कह रहे हैं कि ये तो खुद बीजेपी के साथी थे। यहां तक कि
एआईएमएम के जो स्पोक्स पर्सन है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यहां तक कह दिया कि दरअसल राकेश टिकैत कुछ डमी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में उतारेंगे बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए, और दरअसल असली बी टीम जो है राकेश टिकैत है। तो ये पूरा मामला जो है अब राजनीतिक होता जा रहा है। आपको ये भी आप बता दूं, इसी बीच एक डेवलपमेंट, बड़ी डेवलपमेंट पंजाब में भी हुई है। पंजाब में डेवलपमेंट ये हुई है कि वहां पर राजकुमार विर्क, वो बाकायदा कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो किसान आंदोलन है इसे कांग्रेस ने, हमने स्पॉन्सर किया है, हमने इसको स्पॉन्सर किया है। जी हां, स्पॉन्सर का मतलब आप समझते होंगे, यानी कि इस पूरे आंदोलन को दरअसल राजकुमार विर्क कह रहे हैं कि हमने खड़ा किया है बीजेपी के खिलाफ। तो सवाल यह है, इसमें किसानों के मुद्दे कहां हैं, इसमें किसान कानून कहां हैं? ये तो पूरा राजनीतिक मामला नहीं बनता जा रहा है। और अगर राजनीतिक मामला है, हम पहले भी कह चुके हैं, राजनीति सबको करने का अधिकार है, लेकिन मुखौटा पहन के नहीं। दो टूक में आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए हमारी रिपोर्ट देख लीजिए। मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अल्लाहू अकबर और अब बीजेपी के चचा जान। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। किसान रैली में योगी को हराने के नारे के बाद आज राकेश टिकैत ने एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा हमला बोला और ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताते हुए ओवैसी को भाजपा का चचा जान कह दिया। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। टिकैत के इस बयान से एक बार फिर यह साफ हो गया कि किसान आंदोलन भटक चुका है और अब आंदोलन में ना कानून है ना किसान, राजनीति है चचा जान। जिस दिन राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था, दो टूक में हमने उसी दिन यह खुलासा कर दिया था कि राकेश टिकैत दरअसल यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, सपा और रालोद उम्मीदवारों के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से टिकैत को अपना राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। इसलिए आज वो ओवैसी पर भड़क उठे और ओवैसी को बहरूपिया और षड्यंत्रकारी कह दिया। पर इसके जवाब में अब ओवैसी की टीम ने भी राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे? वसीम वकार साहब कहते हैं जिस वक्त दंगा हुआ था, राकेश टिकैत से सवाल पूछते हैं उस वक्त आप कहां छुपे थे? हम आपको इस बात के बारे में पहले भी बता चुके हैं, खुलासा कर चुके हैं कि जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उन दंगों में बाकायदा राकेश टिकैत के नाम
मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उनके नाम पर राकेश टिकैत के नाम पर बाकायदा जो है एक उनके खिलाफ आरोप लगाया गया था और पुलिस कार्रवाई हुई थी और राकेश टिकैत को ये कहा गया था कि उनके और उनके भाई के जो भड़काऊ भाषण थे उससे दंगा भड़का। तो असीम वकार साहब जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब तो खैर ये था कि उस समय तो खुद ही उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने दंगे भड़काए थे राकेश टिकैत और उनके भाई पर। लेकिन फिलहाल आज बड़ा सवाल जो है वो आपके सामने है। दो टूक में आज का मेरा सवाल आपके सामने है। आज दो टूक का मेरा सवाल आपके सामने, आज दो टूक में मेरा दो टूक सवाल, किसान आंदोलन में आए चचा जान ओवैसी के चुनाव लड़ने से टिकैत क्यों हैं परेशान। जी हां, आज का मेरा सवाल, किसान आंदोलन में आए चचा जान ओवैसी के चुनाव लड़ने से टिकैत क्यों हैं परेशान, ये मेरा आज का सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं। चौथे मेहमान के जुड़ने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे साथ सरदार आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सरदार आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आदिल अलवी जी जुड़े हुए हैं, एआईएमएम के स्पोक्स पर्सन हैं आदिल अलवी जी। और मेरे साथ दिगंबर सिंह भी जुड़ चुके हैं। दिगंबर सिंह जी भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के यूथ प्रेसिडेंट हैं। दिगंबर सिंह जी, आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। क्यों परेशान हैं ओवैसी साहब के आने से टिकैत जी? ओवैसी साहब आ रहे हैं, उनका राजनीतिक मसला है, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां उनको देखेंगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगी बी टीम है सी टीम है। ये टिकैत जी क्यों परेशान हो गए? टिकैत जी परेशान है ना, किसान परेशान है। किसान तो इस चीज को लेकर परेशान है कि इस देश के अंदर राजनीति इस तरह की हो रही है, इस तरह की राजनीति है इस देश के अंदर कि जाति और धर्मवाद फैला के उन पर राजनीति की जाती है। मुद्दे गौन है। आज टिकैत साहब के जिस शब्द को आप पकड़ के बात कर रहे हो, तो क्या जब हमें वोट देने का अधिकार है तो हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? हमें अपनी बात भी कहने का अधिकार है। और उसी के तहत आदरणीय टिकैत साहब ने जो शब्द कहे हैं भाई, उन्होंने यही बताया है, यही कहने का काम किया है कि यदि एक कार्टून भी कहीं कोई फेसबुक पे लगा दे तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। अगर कोई सोशल मीडिया पे एक बात लिख दे तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। अखबार में अगर भाजपा के खिलाफ कोई खबर छप जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कोई टीवी चैनल अगर बीजेपी के खिलाफ काम करेगा, कोई पत्रकार बोलेगा तो वो घर बैठने का काम होगा। ओवैसी जी लगातार गालियां देते हैं, ओवैसी जी लगातार जो है भड़काऊ बात करते हैं और लगातार वो धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्या है ये सब? अगर मिले हुए नहीं है बीजेपी के साथ वो, तो ये क्यों ड्रामा है और क्या है ये? हो गई आपकी बात सर पूरी? जी अशोक। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ दिगंबर सिंह जी, दिक्कत यह है कि आपने अपने किसी नेता की सफाई का बयान सुन लिया। ये मैं सुन रहा था, ये सफाई जो है बार बार दी जा रही थी। आपके जो किसान आंदोलन से जुड़े नेता हैं, BKU के नीचे नेता हैं, बार बार ये सफाई दी जा रही थी। लेकिन जब वो सफाई दे रहे थे तो ये भूल गए कि अभी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में जब बयान दिया, जब इस तरह का भड़काऊ जो है असदुद्दीन ओवैसी ने भाषण दिया, तो उस भाषण के बाद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज हो चुका है। ये जानकारी आपको नहीं रही होगी, आपके नेताओं को नहीं रही होगी। अशोक जी, एक मिनट बोलिए। जानकारी है उसकी भी। अब चुनाव नजदीक आता दिखाई दे रहा है, अब जगह जगह ये इस तरह के काम किए जाएंगे। नहीं तो इस देश के अंदर किसी पत्रकार को स्वतंत्र अगर बोलने की क्षमता हो, बोलने की ताकत हो, तो वो बोले ना, डिबेट कराई। आप बार बार एक बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि किसान के मुद्दों के साथ हम किसान सम्मान निधि किसान को दे रहे हैं, लेकिन कभी ये बताया कि 4 सालों में बिजली के दिगंबर सिंह जी सुनिए, दिगंबर सिंह जी, दिगंबर सिंह जी सुनिए, दिगंबर जी सिंह जी सुनिए, दिगंबर 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 सिंह जी सुनिए। जी जी, इस देश के पत्रकारों की आप बात कर रहे हैं ना, और आप कह रहे हैं कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अगर इस देश में बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो आप और आपके नेता तमाम टेलीविजन चैनल्स पर छाए नहीं होते। तमाम टेलीविजन चैनल्स पर आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा होता। आपको 1-1 घंटे के शो में अगर किसान नेताओं को बुलाया जाता है, राकेश टिकैत जी का आधा 1-1 घंटा 1-to-1 इंटरव्यू होता है, तो इस देश में अगर आजादी नहीं होती ना बोलने की, तो फिर ये सब नहीं होता। तो ये मैं इसीलिए आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, दिक्कत यही है कि इस देश में एक झूठा नैरेटिव जो है बार बार खड़ा कर दिया जाता है कि बोलने की आजादी नहीं है जी, पत्रकारों को हमें नहीं बोलने दिया जाता। ये नहीं, आप सब
बोल रहे हैं, और कम से कम दूरदर्शन पर ही मुझे अगर जितना याद है आज तीसरी बार आप आ रहे हैं, और हर बार भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता जब से आंदोलन शुरू हुआ है कम से कम 50 बार मेरे शो में आए हैं। तो प्लीज पहली बात ये मत बोलिए कि आप लोगों को किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ये झूठ मैं आपका बिल्कुल काटता हूं, इसको बिल्कुल मैं कहता हूं कि ये झूठ है। अब दूसरी बात आ जाते हैं जो आप ये कह रहे हैं कि जी चुनाव आए इसलिए लिखा गया। अरे चुनाव आ रहे इसलिए लिखा गया, इसीलिए तो असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में आके भाषण दिया और इसीलिए उनके खिलाफ लिखा गया। लेकिन आप मुझे बताइए कि राकेश टिकैत जी ने तो बक्कल उखाड़ने की बात कही थी, राकेश टिकैत जी ने तो क्या क्या नहीं कहा था, उनके ऊपर कितने मुकदमे हो गए। उस हिसाब से तो यह मानना चाहिए कि दरअसल बीजेपी के असली एजेंट तो आप हैं, क्योंकि राकेश टिकैत जो है 26 जनवरी पर जो है बाकायदा दिल्ली में कूच करवा देते हैं, दिल्ली में पुलिस वालों पर हमले करवा देते हैं। उसके बावजूद अगर राकेश टिकैत के खिलाफ नहीं होता, मामला नहीं बनता, वो जेल की सलाखों में नहीं है, तो इसका मतलब आप बीजेपी की बी टीम है, आप बीजेपी के लिए खेल रहे हैं, साफ तौर पर है। मैं भी एक उनमें शख्स था जिसके खिलाफ मामला दर्ज था राष्ट्रद्रोह का, मेरे खिलाफ भी था, लेकिन मैं गाजीपुर बॉर्डर से आगे ही नहीं गया, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कौन से सीसीटीवी फुटेज में? यही तो बात है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन आप टेलीविजन चैनलों में बैठ के डिबेट कर रहे हैं। यही तो बताता है कि आप बीजेपी की बी टीम है। किसान को बदनाम करने के लिए तो षड्यंत्र, यही तो कह रहे हैं सर, आप बीजेपी की बी टीम है कि आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लोग कहते हैं आप सड़कें घेर कर बैठे हैं, फिर भी बीजेपी सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है आज, दरअसल सबसे बड़ा सवाल देश के सामने तो ये है कि दरअसल ये किसान आंदोलन किसकी बी टीम है। क्यों? इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं, खुलेआम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हमने किसान आंदोलन को स्पॉन्सर किया, और मैं कह रहा हूं आप बीजेपी की बी टीम है। तो सवाल तो ये उठता है ना, आप दरअसल कांग्रेस की बी टीम है कि बीजेपी की बी टीम है, ये लोगों को समझना चाहिए। या फिर आप जयंत चौधरी की बी टीम है, या फिर आप दरअसल जो है अखिलेश यादव की बी टीम है, लेकिन आप बी टीम कह रहे हैं दूसरे को। तो सवाल है कि उसको भी आदिल साहब से भी पूछ लेता हूं। आदिल जी, बी टीम आप हैं बीजेपी की कि कौन है? एक मिनट आता हूं, आरोप लगाया तो सुनो पहले, अभी आता हूं, आपके पास आरोप अभी बहुत हैं लगाने के लिए, अभी आता हूं मैं आपको। आप मुझे आदिल अलवी जी, मैं अपना पक्ष अपनी बात जी रखूं। आदिल अलवी जी, आपको कहा जा रहा है कि आप बी टीम है भाई। दरअसल असल में सर आइडियोलॉजिकली ये हमसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमारे ऊपर इस तरह का ओछा इल्जाम लगाते हैं। इनसे पूछिए कि योगी सरकार ने जो मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपी थे उनसे जो मुकदमा वापस लिया है, राकेश टिकैत जी उनके खिलाफ क्या बोलते हैं जी? उनसे पूछिए कि जिन 77 लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस लिया गया है, राकेश टिकैत जी का उस पर क्या प्रतिक्रिया है? चलिए हमारे ऊपर केस नहीं होता, हम बीजेपी के बी टीम हो गए, जिनका केस वापस हो जाता है वो कौन सी टीम हुई? और सर किसान आंदोलन है, उसको किसान के आंदोलन की ही शक्ल में देखा जाए, न सपा के समर्थित होकर काम किया जाए, न कांग्रेस के समर्थित होकर किया जाए। आंदोलन किसी पार्टियों का नहीं होता, आंदोलन तो मुद्दों का होता है ना। एक बिल पास हुआ, एक एक्ट बना, कानून बना, उसका आप विरोध कर रहे हैं। हमारे सांसद जी ने भी उसका विरोध किया, लेकिन अब आप स्टेज पे आके आप ये कहें कि वो बी टीम है, वो सी टीम है, तो वो बिल का समस्याओं, किसानों की समस्या क्यों कह रहे हैं आदिल जी? आदिल जी, यही तो मैं जानना चाहता हूं, क्यों कहा जा रहा है आपको एकदम से ओवैसी निशाने पर क्यों आ जाते हैं? सर इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे, इनके पॉलिटिकल मफादात पर, माइलेज पर हम लोग कहीं ना कहीं बैरियर हैं कि हम बीजेपी के खौफ से वोट नहीं देंगे, अपने मुस्तकबिल को हम सर संवारने के लिए वोट देंगे। आदिल जी जी आदिल जी, इससे पहले कि आप अपनी पूरी बात की, एक आपसे रिक्वेस्ट है। तमाम सेकुलर पार्टियों का सर, तमाम सेकुलर पार्टियों का एक ही एजेंडा होता है कि हमें वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। ठीक। तो सर हम अब बीजेपी के खौफ से वोट नहीं देंगे, हम इनके दरबार में गुलामी नहीं करेंगे, हम अपने एजेंडे की, अपने झंडे की, अपने मैनिफेस्टो के, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। और अगर इस मुल्क में पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है सर, हर मुल्क को, हर शहरी को ये आजादी है कि वो राजनीति में हिस्सा ले, वो पार्टी बनाए, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड करे, अपने एजेंडे की बात करे। उसमें बी टीम सी टीम कहाँ हो गया? ठीक, बिल्कुल। हम अगर संवैधानिक रूप से कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए सर
पुलिस स्टेशन है, अदालत है, कचहरी है, कानून है, कोर्ट है, लेकिन हम जनता की अदालत में मुजरिम नहीं हो सकते हैं। ठीक। आदिल अलवी जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप थोड़ा सा आपका कैमरा जो है वो ठीक नहीं है, आप अपने कैमरे को जरा ठीक कर लें। तब तक मैं फिर आपके पास आऊंगा। लेकिन आदिल अलवी जी ने, लेकिन आजादी के 74 सालों जी, एक मिनट आदिल अलवी जी, मैं आऊंगा आपके पास। आदिल अलवी जी ने जो एक पॉइंट सर जी बोलिए। आजादी के 74 सालों तक हमने तमाम सेकुलर पार्टियों को आजमाया। हमारे जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन थे, हमने ये सोचा कि हो सकता है ये फुलफिल करेंगे, लेकिन हर जगह से हमें मायूसी मिली। ठीक है। आदिल अलवी जी कह रहे हैं कि सीधा उनका आरोप है वो। एक मिनट रुकिएगा आदिल अलवी जी, मैंने आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना कैमरा आप ठीक कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब आप बोलें तो आपको दर्शक देख भी पाएं, इसलिए आप अपना कैमरा जो है ठीक कर लें। और दूसरी बात जो आदिल अलवी जी जो कह रहे हैं, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, वो आदिल अलवी जी सीधा ये कह रहे हैं। आदिल अलवी जी, उनका ये कहना है कि जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं किसान नेताओं की, इस बात को समझिए वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस हैं किसानों की, किसान नेताओं की, उस एस्पिरेशंस के आड़े आ गए हैं, शायद इसीलिए ओवैसी पर हमला हो रहा है। अब ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन समझिए, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बताया और इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया था। मैं आरपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, जरा लोगों को ये बता दूं वो पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ये हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 145 सीटें हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 145 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब इन 145 विधानसभा सीटों में बीजेपी लगातार जो है वहां पर अच्छी खासी तादाद में बीजेपी जीतती रही है। अब सवाल यह है कि इन सीटों पर अगर बीजेपी को हराना है, यहां पर ऐसा कहा जाता है कि 30% मुस्लिम वोट है, करीब 17 से 18% जाट वोट है। तो दरअसल जो प्रयोग हो रहा है, ये संयोग नहीं प्रयोग है, प्रयोग ये हो रहा है, अल्लाह अकबर से लेकर चाचा जान तक प्रयोग ये हो रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम वोटों को एकजुट कर दिया जाए। अगर जाट और मुस्लिम वोट एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी को हराने वाले जो कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी रालोद के कैंडिडेट्स हैं, उनकी जीतने की राह आसान हो जाएगी। यह पूरा जो है गणित है, और ओवैसी के आने से यह गणित जो है, टिकैत साहब जो गणित लगा रहे थे गुणा गणित, वो टिकैत साहब का गुणा गणित जो है वो गड़बड़ा गया, इसलिए आज टिकैत साहब पर उनको गुस्सा होना पड़ा। लेकिन मैं आरपी सिंह जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये भाई बी टीम कौन किसकी है, ये देश को पता चलेगा। क्योंकि अभी मैं कह रहा हूं कि लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि भाई जो अभी आदिल जी ने कहा कि भाई 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे होते हैं, वो मुकदमे वापस हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की बी टीम तो नहीं है किसान राकेश टिकैत जी और किसान संयुक्त किसान मोर्चा है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमने स्पॉन्सर किया, पर आज वो है ओवैसी पे बिगड़ जाते हैं, ओवैसी को बी टीम बताते हैं। तो भाई कौन किसकी बी टीम है, ये थोड़ा सा देश को पता चलना चाहिए। जिसमें तो कोई शक नहीं है कि जो दंगे हुए थे उसमें मुजफ्फरनगर वाले दंगों में टकैत बंधुओं के नाम थे, वो वापस भी हुए नाम पे कार्रवाई नहीं हो पाई। वो जो भी तकनीकी कारण रहा होगा तो इसमें कोई शक नहीं है, उनके नाम थे, उनके नाम पे कंप्लेंट भी दर्ज हुई। तो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी हाल की बात करें, पंजाब के अंदर थोड़े दिन पहले सुनील जाखड़ जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू शपथ ग्रहण करने गए, जहाँ अपनी अध्यक्ष बनने गए, सुनील जाखड़ ने मंच से कहा, कैप्टन साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपने किसानों को पंजाब से दिल्ली बॉर्डर भेज दिया, हरियाणा बॉर्डर भेज दिया, और ये भी कहा कि हम उनकी फंडिंग भी कर रहे हैं, हम उनकी चिंता भी कर रहे हैं, हम जो सब कुछ कर सकते कर रहे हैं और निरंतर करेंगे। ये सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कांग्रेस के कह रहे हैं। दूसरी ओर आपने अभी वेरका साहब, राजकुमार वेरका साहब का बयान बताया, उन्होंने भी आज कहा कि हाँ हम फंडिंग कर रहे हैं, हम उनकी चिंता कर रहे हैं, हम उनको स्पॉन्सर करें, वर्ड स्पॉन्सर हुआ कि हम उनको स्पॉन्सर करें। तो स्पष्ट है। अच्छा, इसमें एक घटना और जुड़ गई, करनाल में घटना होती है, करनाल में लाठीचार्ज होता है, उस पर टेस्ट होता है, उस पर अराजकता होती है, सब कुछ होता है, परंतु उससे बदतर जो हालत है मोगा में होती है। और मोगा के अंदर एक अक्षर नहीं बोला जाता, मोगा के अंदर सिर फोड़े जाते हैं, किसानों के सिर फूट जाते हैं। एक किसान नेता ने एक अक्षर नहीं बोला, एक बार नहीं बोला कि नहीं आपने गलत किया, हम घेराव करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं बोला इन्होंने। एक अगली बात, आपने कभी आज तक किसी किसान लीडर से सुना है कि इन्होंने कभी किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जाकर कहा कि ये वादा आपने पूरा ये कहा था, पूरा करिए?
उदाहरण के लिए राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा था हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, प्लीज वीडियो निकालिए, दिख जाएगा आपको। और वहां पर किसान किस प्रकार उनके कुड़की के वार्ड निकल के उनके खेतों के इनके मुंह में दही जम जाता है, एक अक्षर नहीं बोलते। फिर इसी प्रकार पंजाब के अंदर 90,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी का वादा किया था कैप्टन साहब ने। आज तक किसी एक किसान नेता ने, राजेवाल ने, टिकैत ने या किसी और किसान नेता ने, उसका चदूनी ने, आज तक किसी एक किसान नेता ने एक शब्द बोला कि नहीं भैया आपने कर्जा माफी की बात करी थी, क्या हुआ उसका। हद तो यह है कि हरियाणा के अंदर गन्ने के दाम ज्यादा मिलते हैं पर वहां हल्ला करेंगे, जहां कम मिलते हैं वहां पर समझौता करेंगे। उनमें क्या है कि ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट के हिसाब से आज के उन्होंने चचा जान शब्द इस्तेमाल किया है, इनको स्क्रिप्ट दी जा रही है। और ये स्क्रिप्ट कौन दे रहा है स्क्रिप्ट? एक छोटी बात, एक स्क्रिप्ट राइटर है जो चचा जान कहना, कहां कितनी बात कहना, ये सब राजनीतिक है। और बड़ा स्पष्ट है कि ये टिकैत साहब एक भाईजान है आजकल प्रियंका वाड्रा के, उनकी मदद के लिए भाईजान मदद कर रहे हैं, सबको पता है। और स्क्रिप्ट कहां से लिखी गई है, कौन आदमी दोनों में जाकर कांग्रेस के परिवार से मिला था और वो किस प्रकार से कोशिश कर रहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में ना जीत सके या भाजपा देश में ना जीत सके, उसकी तैयारी भी कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि मैं कांग्रेस में कुछ बड़ी सम्मिलित हो जाए। तो वो स्क्रिप्ट लिखकर मिलती है, वो स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। और आप ध्यान करना, जब इन्होंने अपने पीछे बड़ा महापंचायत की थी, पूरी महापंचायत के अंदर किसानों की बात क्या की, एक बार एक किसान की बता दिए, पूरा सुन लीजिए, किसानों की बात करते नहीं। ये बात करेंगे क्या, हमने योगी जी को उठाना है, हमने मोदी जी को उठाना है, हमने योगी जी को उठाना है, मोदी जी को उठाना है, इसके अलावा कोई और रट नहीं है। तो बड़ी स्पष्ट है, भाईजान जी पूरी खुलेआम मदद कर रहे हैं प्रियंका वाड्रा की। उनको लगता है कि मैं प्रियंका वाड्रा को और ये अपने जयंत चौधरी को मिलाकर और बाकी सबको मिलाकर मैं मिलीजुली सरकार दूंगी। ये एक नया प्रकार का प्रयोग चल। ठीक है, लेकिन आपने स्क्रिप्ट कहा कि स्क्रिप्ट कौन देता है स्क्रिप्ट? और किस तो आप समझ जाइए, मैं जो इन दिनों में ऑपोजिशन की एकता में लगे हुए हैं कि हम सारे ऑपोजिशन इकट्ठे हो जाएं। हाँ। बड़े फेमस स्क्रिप्ट राइटर है, बंगाल में स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने, पहले कैप्टन साहब की स्क्रिप्ट लिखी, दिल्ली के अंदर स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट राइटर है, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है, कोशिश करते हैं कि स्क्रिप्ट लिख पाए, तो कोशिश करने में लगे हुए अपनी तरफ से। ठीक है, उनको कोशिश करनी चाहिए। तो अफसोस है कि टिकैत साहब या तो बोल दें कि हमें चुनाव लड़ना है, एक पार्टी बनाए, पॉलिटिकल फ्रंट बनाए। हालांकि अब तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये राजनीतिक है, बिल्कुल कोरा राजनीतिक है। तभी तो ये कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठकर रैली भी करते हैं। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, कांग्रेस के ट्रैक्टर बैठकर वीडियो भी रैली भी करते हैं, उसके वीडियो दोनों रिकॉर्ड है। और एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं, हमने तो लगातार 11 बार बातचीत करी, हम 12वीं 13वीं बार फिर बात करने को तैयार हैं, परंतु बिलों में कमी क्या उस बारे में पूछना तो एक जवाब नहीं दे सकते इनमें से। एक प्रश्न का उत्तर, एक सिर्फ छोटी बात, कैप्टन साहब जहां से विधायक हैं पटियाला में, वहां पर पेप्सी को के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और पूरे किसान आंदोलन में उस एरिया से एक किसान नहीं आया। और कैप्टन साहब ने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रस्ताव रखा हुआ है वहां पर, जो 2013 में रहे थे, उसके अंतर्गत 5 लाख तक का जुर्माना है किसान के ऊपर। हमने उसको उल्टा कर दिया, हमने जो ठेका करेगा उस पर कर दिया, उस पर इनको दिक्कत है। ठीक है, एक छोटी बात हो, क्योंकि ये किसान नेता बैठे इनके ध्यान में आ जाए बात, इन्होंने ये कहते हैं कि मंडियां आएंगी, नई मंडियां आएंगी। भैया नई मंडी तो कैप्टन साहब के हाथ में है ना, जो सरकार होगी उसके हाथ में कि कौन सी मंडी को आने देगी नहीं आने देगी। ठीक है, और कितना टैक्स लगाएगी वो भी उनके हाथ में, मंडी आना ना आना देना राज्यों की सरकार में हाथ। ठीक है, टुकटुकी बजाना है, झूठ के झुट्टे बजाना है, और एक स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है, भाईजान उसको रोज पढ़ते हैं अपना। ठीक है, तो एक स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, भाईजान यानी कि टिकैत जी रोज उसको पढ़ देते हैं, इसीलिए कभी अल्लाह अकबर कभी चचा जान आ जाते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आरपी सिंह जी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इस बीच राम कुमार वालिया जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इंडियन किसान यूनियन के शायद वो जो है करता धरता है, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा, उससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर मैं आपके पास भी आ रहा हूं दिगंबर सिंह जी, और बाकी मेहमानों के पास भी जुड़ूंगा। आदिल जी, आपसे एक बार फिर निवेदन है, थोड़ा सा कैमरा का अपना ठीक कर ले ताकि हम आपका चेहरा ठीक से देख पाएँ, तब आपको ठीक से हम सुन पाएंगे। मैं आता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ,
महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं ना कानून ना किसान, राजनीति है चचा जान। जी हां, जब किसान आंदोलन में अचानक से चचा जान आ जाते हैं, एक नेता जो चुनाव लड़ने का ऐलान करता है उत्तर प्रदेश में, वो किसान नेताओं के निशाने पर आ जाते हैं, तो उससे लगता है कि दरअसल ये मामला क्या है। ये चुनावी मामला है, ये राजनीतिक मामला है, या दरअसल किसान कानून और किसानों से जुड़ा मामला। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ चार मेहमान जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ दिगंबर सिंह जी, बीकेयू यूपी के यूथ अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, राम कुमार वालिया जी, वो भी किसान नेता हैं। मैं दिगंबर जी आपके पास आ रहा हूँ। आदिल अलवी जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैं उनके दोबारा से जुड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन दिगंबर जी, आदिल अलवी जी ने कहा कि सीधा सीधा ओवैसी साहब शायद इसलिए निशाने पर हैं क्योंकि वो शायद किसान नेताओं की जो राजनीतिक एस्पिरेशंस हैं, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, यानी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसके आड़े आ गए, इसलिए निशाने पर हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। ना टिकैत साहब चुनाव लड़ रहे हैं, ना दिगंबर सिंह चुनाव लड़ रहे, बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ रहे। हम कहीं कोई सांसद और विधायक नहीं बनने जा रहे। लेकिन हमारा इतना कहना है कि हम इस देश के नागरिक हैं, किसान हैं। 650-700 लोग हमारे शहीद हो गए इस किसान आंदोलन में, तो क्या हमारे दर्द नहीं है हमारे दिल में? हम कह नहीं सकते कोई बात, हम मतदाता तो हैं, तो जो हमें लगा हमने वो बात कही। हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। फिर आपसे आपने कहा ना जी टिकैत जी चुनाव लड़ रहे हैं, ना दिगंबर जी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है आप चुनाव ना लड़ रहे हो। टिकैत जी तो पहले कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं, उनकी जमानत जब्त हुई है, ऐसा भी हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ ले, पॉलिटिकल पार्टी भी बना ले, बार बार जमानत जब्त हो जाए, तो फिर वो आदमी चुनाव फिर उसके बाद नहीं उतरता, उसको थोड़ा हिम्मत टूट जाती है। लेकिन किंग लेकिन तो आज फिर अशोक जी, आज फिर एक शब्द मुंह से निकलने पे इतना कोहराम क्यों मचा है? मैं आ रहा हूं सर, मेरी पूरी बात तो डर गया बहुत ज्यादा, वो 2-3 बार हार गए। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए सर, डर गए बहुत। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप टिप्पणी करिए ना। मेरी पूरी बात तो हुई नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं टिकैत जी चुनाव लड़ने से सीधे सीधे तो डरते हैं क्योंकि उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला, उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन वो किंग नहीं बने, पर वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। असली बात यह है कि जिनके इशारों पर नेता नाचें, जिनके कहने पर वोट शिफ्ट हों, इधर जाएं उधर जाएं, और वो दरअसल किंग मेकर बनना चाहते हैं। जो किंग नहीं बन पाता वो दरअसल कोशिश करता है किंग मेकर बन जाऊं। तो शायद वो स्थिति भी तो हो सकती है कि उनको किंग मेकर बनना है, इसलिए वो चाहते हैं कि जयंत चौधरी उनके दरवाजे पर खड़े रहें, उनके दरवाजे पर मुलायम सिंह खड़े रहें, प्रियंका गांधी खड़ी रहें, और फिर वो कहें कि देखिए हमने जाट मुस्लिम गठजोड़ बना दिया, अब हम जिसको कहेंगे वो उसको वोट दे देगा, तो आप किंग मेकर बन गए। ये भी तो राजनीति में होता है।
देखिए, किसान 60%, 55-60% आज भी किसान है, और किसान सदैव किंग मेकर की भूमिका में रहा है। बिना किसान के इस देश में राजनीतिक कल्पना करना बहुत मुश्किल है। तो किंग मेकर की अगर आप बात करें, राजस्थान में है किंग मेकर। पुराने किसान आंदोलन आप याद कर लें, इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने वाले भी किसान आंदोलन और किसान ही रहे हैं। राजस्थान और पंजाब में, दिगंबर जी, राजस्थान और पंजाब में किंग मेकर है क्या किसान? राजस्थान और पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, राजस्थान और पंजाब की बात अगर करें तो हमने किसानों की आवाज उठाई है आदरणीय टिकैत साहब के नेतृत्व में। कब उठाई? नहीं, हमने कहा नहीं उठाई, हमने तो जब राजस्थान में सर सरकार थी तब भी। सर राजस्थान में नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं सर। आज राजस्थान में किसानों की, सुनिए दिगंबर जी, आज राजस्थान में किसानों की जमीनें जो है ना, उनको बैंक से कुर्की के नोटिस आ रहे हैं किसानों को राजस्थान में। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको कांग्रेस ने कहा था कि उनका जो लोन है माफ कर देंगे, और उनके लोन माफ नहीं हुए। आज उनके ऊपर ब्याज इतना चढ़ता गया कि आज जो है बाकायदा राजस्थान में किसानों को कुर्की के नोटिस आ रहे हैं। लेकिन मैंने तो कोई देखा नहीं आंदोलन की। आप लोग कभी गए हो, आपने कहा हो राजस्थान सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन किसानों की जमीन की नीलामी नहीं होने देंगे। मैंने तो कोई, अगर आपके पास है तो कृपया शेयर करें ताकि हम उसको डीडी न्यूज पर भी चला सकें। देखिए, बिल्कुल मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा। राजस्थान में भी बाड़मेर ले लो, आप कहीं ले लो, हमने आंदोलन किए हैं। राकेश टिकैत जी ने पंचायतें भी की हैं। और क्या आप राजस्थान की बात आप लेके बैठ गए? क्या उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया? अरे क्यों नहीं सर, राजस्थान की बात से तकलीफ क्यों है? राजस्थान की दिक्कत, अरे दिगंबर जी, राजस्थान की बात होती है आप परेशान क्यों हो जाते हैं? पंजाब की बात होती है आप परेशान क्यों हो जाते हैं? नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं। केंद्र सरकार ओवैसी के आने से टिकैत साहब परेशान हो जाते हैं। राजस्थान की बात करने से दिगंबर सिंह परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, राजस्थान में अगर किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं तो वो किसान नेता कहां है भाई? किसकी सरकार है, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। इस देश में किसान को लगातार पिछले 70 सालों में लगातार ठगा गया है। केवल भाजपा ही ठगने वाली नहीं, हमने बार बार डिबेट में कहा है, हर सरकार ने ठगा है। अगर 2005 की बात करो, आप पुरानी बात को, रुकिए, आपका वीडियो शायद फ्रीज हो गया। जी जी। 3,900 रुपए का 1 तोला सोना आता था। 40 कुंटल गन्ना बेचने के बाद हमें 1 तोला सोना मिल जाता था। 39 कुंटल बेचने के बाद आज 200 कुंटल गन्ना बेचने के बाद 1 तोला सोना मिलता है। और ये केवल 1 तोला सोने की बात नहीं कर रहा मैं। अगर सन 67 को आप आधार, सर आप तोला, आप सोना खरीद पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं राजस्थान, मैं ये कह रहा हूं दिगंबर सिंह जी, राजस्थान में किसान की जमीन बिक रही है, जमीन उसकी कुर्की हो रही है। अरे जाइए ना वहां पर, एक बार कहिए ना, एक बार वहां आंदोलन खड़ा कीजिए ना। पंचायत आप कर लें, आप वहां पंचायत कर रहे हैं, आप वहां घूम आए, इसलिए नहीं होता। आप किसानों की आवाज उठाएं ना, राजस्थान के किसानों की आवाज उठाएं। पंजाब में जिन किसानों के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का वो है, वहां की आवाज उठाए ना। वहां घूमकर पंचायत करने से नहीं होता सर। पंचायत तो आप जहां मर्जी कर लीजिए, पंचायत कर लीजिए, ताली बजा लीजिए, नारे लगा लीजिए, वो तो आप कहीं मर्जी कर लीजिए। मेरा सीधा सा कहना है कि राजस्थान में किसानों की जमीनें जो है वो छीनी जा रही हैं, उसके लिए भी तो थोड़ा आवाज उठाइए। अशोक जी, अगर कांग्रेस अच्छा काम करती तो बीजेपी की सरकार इस देश में राज करने की। अरे सर, फिर वही बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आज राजस्थान में जो हो रहा है, भूल जाइए ना पिछली सरकारें। आज भी अशोक जी, आज भी हम लड़ रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं राजस्थान में? कहां लड़ रहे हैं राजस्थान में? अच्छे काम किसान के लिए कहां लड़ रहे हैं राजस्थान में? आप बताइए तो सही। आप मुझे एक वीडियो भेजिए ना जहां पर मैं आपको, सुनिए दिगंबर सिंह जी, मैं आपको चुनौती देता हूं। दिगंबर सिंह जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, एक वीडियो भेजिए राजस्थान का जिसमें आपने कहा हो कि राजस्थान में अगर किसानों की जमीनें कुर्क हुई, नीलाम हुई, तो हम राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। एक मुझे वीडियो भेजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं। मैं आपको चुनौती देता हूं, किसान के मुद्दे हम बिल्कुल, मैं आपको चुनौती देता हूं। एक वीडियो भेजिए, मैं उसको चलाऊंगा यहां पर। हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। सर कहां लड़ रहे हैं आप कहां लड़ रहे हैं? आप तो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक लड़ाई आप लड़े, इसको किसी को एतराज नहीं है, लेकिन मुखौटा पहन के मत लड़िए।
खुलकर आइए राजनीति में, कहिए कि हाँ हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने हमारा आंदोलन स्पॉन्सर किया है। खुलकर कहिए, आप कहिए कि हम आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आरएलडी ने हमें स्पॉन्सर किया। खुलकर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहिए क्योंकि राजस्थान में, आप कहिए कि कांग्रेस ने हमें स्पॉन्सर किया है इसलिए हम राजस्थान में किसानों का मुद्दा नहीं उठाएंगे। ये आप खुलकर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप राजनीति करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आप किसानों की आड़ ना लें। मैं रामकुमार वालिया जी के पास जा रहा हूं। रामकुमार वालिया जी, किसान है और किसानी और खेती के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। सर तो लड़िए ना, राजस्थान में लड़िए, पंजाब में लड़िए सर, प्लीज हम लड़ रहे हैं। लड़िए सर, लड़िए, वहां हथियार मत डालिए, वहां हथियार मत डालिए, वहां हथियार मत डालिए। रामकुमार वालिया जी, जो करना चाहिए था रामकुमार वालिया जी, माध्यम से भी कर रहा। रामकुमार वालिया जी, क्या आपको लग रहा है आज ये किसानों की लड़ाई है? क्योंकि किसानों की लड़ाई हो सकता है कि जो कानून बने हैं उनको लेकर किसानों की आपत्तियां जायज हो। ये तो किसान विशेषज्ञ, सरकार सब तय करेंगे। मैं इसमें कतई विशेषज्ञ नहीं हूं कि मैं इसके बारे में टिप्पणी करूं। लेकिन सवाल यह है कि ये आंदोलन अब कानून का ना किसान का दिखता ही नहीं है। यहां तो कुछ और चीजें होती हैं, कुछ और नारे लगते हैं, कुछ और बातें। तो उससे लगता है कि ये तो राजनीतिक एक अखाड़ा बनता जा रहा है सीधा सीधा। क्या कहेंगे आप रामकुमार वालिया जी? देखिए, मैंने जितने भी आपके पैनल पे लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारे भाजपा के आरपी सिंह जी हो, चाहे दिगंबर जी हो, चाहे हमारे और महानुभाव हो, सभी की बात को सुना है। मेरा सभी से आग्रह है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, मेरी बात को सुना जाए, क्योंकि मैं कुछ देश हित की, किसान हित की बातें आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। जरूर रखिए सर। आज देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जो किसानों की सही रूप से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, चाहे वो हमारे इतिहास गवाह है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैती हो या चौधरी चरण सिंह जी हो, उन्होंने किसानों की बात को लेकर आंदोलन किया। लेकिन ये भी मैं गर्व के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, कि महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कभी भी इसके ऊपर राजनीति हावी नहीं होने दी। सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जो हमारे किसान नेता हैं, उन लोगों के प्रभाव में हैं कि जो निश्चित तौर पर आज जो एक तरह से मोदी जी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। चाहे हमारे कांग्रेस के मित्र हों, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के मित्र हों, जिनकी पूर्ण रूप से राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, उन्होंने एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि किसी तरह से भी मोदी जी की खिलाफत की जाए, कोई ना कोई मुद्दा ऐसा निकाला जाए जिसमें मोदी जी का विरोध किया जा सके। तो एक तो मैं आग्रह ये कहना चाहता हूं अपने किसान नेताओं से, हमारे दिगंबर जी भी यहां बैठे हैं, कि सारे पार्टियों के चुंगल से बाहर निकलिए और किसान के हित की बात कीजिए। और जहां तक किसान के हित की बात है, आज इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान का जो कृषि का बजट होता था 17-18 करोड़ का होता था। आज 1,34,000 करोड़ से भी किसान का कृषि मंत्रालय का बजट है, और वो सारा जो बजट है किसानों के लिए लगना है। यदि देश के अंदर आंदोलन होते रहेंगे, जनजीवन अस्त व्यस्त होता रहेगा, तो वो बजट जो है किसान के लिए कब लगेगा? एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम लोग किसानों के संगठन चला रहे हैं, किसानों का भला करने के लिए चला रहे हैं। यदि हम जो है सरकार से भी टकराएंगे, कोर्ट से भी टकराएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी टकराएंगे, पुलिस से भी टकराएंगे, तो अपने लोगों का भला कैसे करेंगे? मेरा कहना यह है कि सरकार की मंशा को समझिए। यदि सरकार को जबरदस्ती ये कानून लागू करने होते तो कब के लागू कर चुकी थी। पूरे देश के अंदर कृषि कानून स्थगित हैं, कहीं लागू ही नहीं हो रहे हैं। तो जब लागू ही नहीं हो रहे तो हमारे किसान नेता नाराज क्यों हो रहे हैं? उनको समझना चाहिए कि सरकार इन कानूनों को जबरदस्ती लागू नहीं करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि किसान नेताओं को विश्वास में लिया जाए, उनसे बात की जाए। कई दौर की बात हुई है, मैं फिर प्रयास कर रहा हूं बात कराने का। लेकिन यदि हमारे किसान नेता इस तरह का बयान देंगे या कि मोदी जी के व्यक्तिगत रूप से वो विरोध करने का काम करेंगे या भाजपा का विरोध करने का काम करेंगे, तो ये कैसे आंदोलन समाप्त होगा? सरकार कैसे बात करेगी? तो मेरा कहना पर रामकुमार वालिया जी, चीजों से बाहर निकलिए, वालिया जी, मेरा से बाहर निकलिएगा और किसान हित की बात कीजिएगा और इनके चुंगल से बाहर निकलिए। ये समाजवादी बहुजन समाज पार्टी
और कांग्रेस के लोग जिनकी भूमि समाप्त हो चुकी है, इनके चुंगल में हमारे किसान नेता पर वालिया जी 2 चीजें मैं आपसे जल्दी से जानना चाह रहा हूं। एक, जब आप कहते हैं कि किसान नेता इनके चंगुल से बाहर निकले, आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप तो खुद भी किसान नेता हैं, तो आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चुंगल में? दूसरा, मोदी जी का विरोध करने का अधिकार तो किसी को भी है इस देश में, अगर पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं तो इन किसान नेताओं को भी है। ऐसा है कि किसान नेताओं को चुनाव लड़के मोदी जी का विरोध करना चाहिए। हमने कब मना किया? डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। आप किसी राजनीतिक पार्टी से लड़िए, आप किसी निर्दलीय पार्टी से लड़िए, आप विरोध कीजिए, हमने कब मना किया है? लेकिन किसानों के आंदोलन के नाम पर मोदी जी का व्यक्तिगत विरोध करना, उसका मैं विरोधी हूं। ये नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो किसानों का आंदोलन है, किसानों की लड़ाई है, वो गैर राजनीतिक है, उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और उसको राजनीति से प्रेरित होकर चलाना, इस बात का मैं विरोधी हूं। ठीक है, आरपी सिंह जी, क्या आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन जो है उसमें अभी भी सरकार को एक बातचीत की पहल करनी चाहिए? अगर सरकार को लग रहा है कि ये वास्तव में किसान आंदोलन, या फिर सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि ये दरअसल किसान आंदोलन पर बात हो ही नहीं रही, किसानों के कानून पर बात हो ही नहीं रही, इसलिए सरकार भी बैठी है, ठीक है, अगर आपको राजनीति करनी है तो कर लीजिए, पश्चिम बंगाल में किया, उत्तर प्रदेश में कर लीजिए। पश्चिम में थोड़ा आपने को पश्चिम बंगाल का विषय छेड़ा। पश्चिम बंगाल में इनकी मदद करने गए थे हनन मोला साहब, इनके पार्टी, इनके किसान आंदोलन के सदस्य हैं, उनकी पार्टी का सूढ़ा साफ करा दिया, और कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, उनका सूढ़ा साफ करा दिया। दिखता है कि क्या हालत है वहां पर। उनकी रैलीज हो रही थी, उसमें सीपीआई और लेफ्ट पार्टीज के लोग मंचों पे बैठे थे, दिखते थे हनन मोला साहब तो है उनकी पार्टी के। खैर विषय में नहीं है, विषय है कि बातचीत के रास्ते आज भी खुले और ईमानदारी से किसानों के लिए बातचीत के रास्ते खुले। मैं आपको एक नंबर भेज दूंगा, कोई प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके जिससे बातचीत करनी है, फोन कॉल की दूरी पे मैं आपको नंबर भेज दूंगा। आप कृपा कर जो भी किसान नेता नंबर मांगे उनको नंबर कीजिए, बातचीत करें, बातचीत के दरवाजे खुले, परंतु बातचीत करें कि मुद्दों पर बातचीत। ये नहीं माई वे हाईवे नहीं। असल में टिकैत साहब, मैंने कहा ना रटी स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो माई वे हाईवे वाली स्क्रिप्ट है, वो ठीक नहीं है। मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, कैप्टन साहब के विधानसभा के उदाहरण दिए, कांग्रेस सरकार के उदाहरण दिए। राजनीति करनी है ठीक है, और इंतजार किया है, 6 महीने और इंतजार करेंगे, चुनाव में रिजल्ट आ जाएंगे, देखिएगा कांग्रेस का और इनके जो समर्थक पार्टियां हैं आरएलडी वगैरह, उनका सूढ़ा साफ होगा, देख जाएगा फिर कैसे क्या करेंगे। परंतु मेरा अभी भी कहना है किसानों के नाम पे राजनीति मत। जो इनका बयान है चचा जान वाला, वो भाईजान टिकैत साहब प्रियंका वाड्रा की मदद करने के लिए कर रहे हैं, वो ऑपोजिशन की मदद करने के लिए वो कर रहे हैं भाईजान। उससे सबसे बचे, किसानों की बात करें जरूर करें, किसानों का आंदोलन करें जरूर करें, किसानों के बारे में चर्चा करें जरूर करें, गन्ने के दाम की बात करें स्वागत है, किसानों की लागत कैसे कम हो उसका स्वागत है, किसानों की हित की बात कैसे होती है उसका स्वागत है। तो ये चचा जान ये सब ठीक नहीं है, और बक्कल उखाड़ देंगे, ये सब प्रकार की भाषा हमने देखा है। और ये जो हमारे यहाँ बैठे हैं, इनके युवा नेता बैठे हैं, मैं चाहूंगा आप जितने चाहे, मैं ओपन चैलेंज तो नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं, आप चाहे 1 to 1 इनके से जिसको चाहे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा, एक एक बिंदु शाह तीनों बिल पे चर्चा कर लेंगे, जनता तय कर लेगी। आगे भी मैं चर्चा कर चुका हूं, एक एक बिंदु शाह चर्चा कर लेगी, जनता तय कर लेगी कि किसान के हित में है या किसान के खिलाफ है ये बिल। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा भी होना चाहिए कि एक एक बिंदु पर खुलकर बात हो, तर्क और तथ्यों से बात हो, ताकि जनता को भी समझ में आए कि दरअसल ये मामला कानून का ही है या फिर कुछ और मामला, ये जनता को समझ में आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इसके पहले भी मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने टिकैत साहब का एक वीडियो देखा था, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ बीते 2 दिन में। उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग घिर गए हैं और हमको सोशल मीडिया पे जो है लोगों ने घेर लिया है। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप भी आगे आइए, हमारे पक्ष में आगे आइए, लेकिन उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे घिर गए हैं, और ये अल्लाह अकबर का नारा लगाने के बाद हुआ था। कहीं एक बार फिर से तो नहीं ये जो चचा जान वाला मामला है, एक बार फिर से तो ऐसा नहीं हो गया कि किसान नेताओं को लग रहा है कि वो एक गलत बयान देकर फंस गए हैं? अगर गलत बयान देकर फंस गए हैं तो उसकी माफ़ी भी हो सकती है, बयान वापस भी लिया जा सकता है। क्या उसके लिए तैयार हैं किसान नेता? इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुढ़वा कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। संघर्ष जिसकी ताकत बना। रेलवे से रॉयल पैलेस, जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जिसने बचपन से तप को साधा। सबकी चाय मोदी की चाय। हम तो गरीब के घर पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है। जब हम छोटे थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। नया भारत बनाना है संकल्प जिसका। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। बड़ नगर से विश्व मंच तक का सफर, कहानी एक जननायक की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए विशेष कार्यक्रम 16 सितंबर रात 9 बजे। दो टूक आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर। दो टूक में आज हम किसान से जुड़े मसलों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मसला किसान का है भी कि नहीं है, इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन में अल्लाह अकबर के बाद आज चचा जान की एंट्री हो गई। सीधा सीधा ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया राकेश टिकैत ने। तो सवाल ये है कि क्या कानून, किसान कानून और किसानों से इसका मसला है, या फिर यह मसला कहीं ना कहीं सीधा सीधा पॉलिटिकल होता जा रहा है। क्योंकि सवाल तो ये उठेगा ही ना कि अगर ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं तो उससे राकेश टिकैत को क्यों परेशानी हो रही है। पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाएं, कुछ कहें, वो अलग बात है, लेकिन टिकैत साहब को इससे परेशानी क्यों हो जाती है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं दिगंबर सिंह जी। दिगंबर सिंह जी, क्या आपको लगता है चूक हो गई और आपको लगता है कि इसको वापस ले लेना चाहिए, इस बयान पर खेद जता देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के राजनीतिक बयानबाजी करने से आपके आंदोलन को ही नुकसान होता है दरअसल। देखिए, कोई चूक नहीं हुई अशोक जी, और ना खेद जताने की इस पे कोई जरूरत है। अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे आज से नहीं लग रहे, संगठन में पिछले 35 साल से नारे लग रहे हैं, पहली बार ये नारे नहीं लगे। और आज जो बयान दिया गया है, जिस बयान पे आप खेद की बात कर रहे हो, हमें कोई खेद जताने की जरूरत नहीं है। राजनीति होती इसलिए है कि किसान के गन्ने के भाव इसलिए बढ़ाए जाएंगे, चुनावी वर्ष है तो अगर बढ़ाए जाएंगे तो वोट मिल जाए, इसीलिए बढ़ाए जाएंगे। राजनीति कुर्सी के लिए होती है और राजनेताओं का डर केवल कुर्सी जाने और आने का लगता है, नहीं तो किसान के मुद्दों पे ना इस देश के अंदर किसी ने काम किया है और ना काम करने की कोई इच्छा है। अगर काम करने की इच्छा होती तो आज जिस तरह से हमारे वोट को ठग के ये सरकार आई, कांग्रेस अगर अच्छे काम करती तो कांग्रेस रही होती। मैं फिर कह रहा हूं ये बात आपके चैनल के माध्यम से। भाजपा इसलिए आई, इन्होंने कहा हम C2+50 देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। इन्होंने ये वायदे किए, तभी तो किसान ने वोट दिए कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, तभी तो हमने वोट दिए इनको। जब इन्होंने हमसे वायदे किए, उन्हीं वायदों के आधार पे हमने वोट दिए। हम इनसे पूछना चाहते हैं कौन सा वायदा इन्होंने पूरा कर दिया। भाई, अगर बिजली के दाम अब से 4 साल पहले 180 रुपए 1 किलोवाट का बिल जाता था उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज 1800 रुपए जाता है, 10 गुना ही तो बढ़े हैं। और किसान की फसल पे तो कोई कीमत बढ़ी नहीं। गणना करने का जो आकलन इन्होंने किया, भाई पिछले साल 1468 रुपए की लागत आ रही है कुंटल गेहूं पैदा करने में, इस साल मात्र 1008 रुपए की लागत आ रही है। वो कौन सा गणित है हमारी समझ में नहीं आया। किस गणित के आधार पे इन्होंने किसान की जो फसल की लागत है लागत घटा दी, किस आधार पे घटाई, कौन से गणित के आधार पे घटाई है। ना डीजल सस्ता हुआ, ना बिजली सस्ती हुई, ना बीज सस्ता हुआ, ना खाद सस्ता हुआ। दिगंबर जी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात यह है
कि आपने तमाम चीज़ें गिना दी, लेकिन कानून, जिन कानूनों को लेकर ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, उन कानूनों को लेकर आपने कुछ नहीं कहा। आपने दुनिया भर की चीज़ें गिना दी। वो ठीक है, वो किसान की पीड़ा हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि आपने ये बात स्वीकार कर ली कि ये जो चचा जान कहा गया ये कैलकुलेटेड था, क्योंकि ये कोई गलती नहीं थी, ये सोच समझ के दिया बयान था, तो सोच समझ के दिया बयान था। आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि राजनीति तो करते हैं, क्योंकि अगर सरकार नहीं हमारी बात मानती तो हम राजनीति करते हैं, हटाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये राजनीति है, और अगर राजनीति है तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए। रामकुमार वालिया जी, राजनीति तो है, ये तो बात साफ हो गई कि राजनीति तो है दरअसल ये पूरी, सरकार को हटाने के लिए राजनीति है ये, क्योंकि इनको लगता है सरकार इनकी सुन नहीं रही है। देखिए, जिस समय चुनाव का समय आता है, अलग अलग प्रकार के हथकंडे विभिन्न पार्टियां अपनाने का काम करती हैं। आज जैसा मैंने पहले कहा कि जिन लोगों की जमीन खिसक चुकी है, जिन लोगों को जनता ने नकार दिया, जिनके पास मुद्दे नहीं है, वो सांप्रदायिक दंगे की बात करते, सांप्रदायिक बातों की बातों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि केवल मुद्दों की बात हो, समस्याओं की बात हो, आपको चुनाव लड़ना है, आप किसान के नाम पर लड़े, मुद्दों के नाम पर लड़े। और समस्याएं तो अभी दिगंबर जी ने गिनवाई ना, समस्याएं तो दिगंबर जी ने गिनवाई ना, कि बिजली के रेट बढ़ गए हैं, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा, वो अलग बात है, उन्होंने कानून की बात नहीं करी, कानून को वो भूल गए, लेकिन फिर भी उन्होंने समस्याएं तो गिनवा दी। कानून को भी आरपी सिंह जी ने कहा कि किसी भी दिन हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, हम भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ये लाभ गिनवाना शुरू करें, हम कानून के नुकसान गिनवाना शुरू करेंगे, हमें बताएं तो ये ठीक है। रामकुमार वाले, हाँ, हम आने के लिए तैयार हैं, मुझे बुलवा लेना, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कानून पे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं केवल इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि यदि आप किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों की बात करें, किसानों के मुद्दे उठाएं। किसान की कोई बिरादरी नहीं है। यदि कोई मुसलमान किसानी कर रहा है वो भी किसान है, कोई हिंदू किसानी कर रहा है वो भी किसान है। अब उसको चचा जान कहना, अल्लाह अकबर का एक सहारा लेना या कोई भी बातें इस तरह की करनी, उससे कोई समाज में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है। ये अल्लाह अकबर आज नहीं लगाया गया। आप भोपाल नईमा कांड याद कर लें, नईमा कांड याद कर लें आप। ये अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा आज नहीं लगाया गया, ये महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा दिया गया नारा है। ठीक है, जब जयपाल और अकबर, ठीक है, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, एक मिनट, हाँ, समझिए साजिश के तहत नारे लगाने प्री प्लान नहीं है, प्री प्लान नहीं है, ये नारा आज से लगाया गया, पहले से लगाया जाता। चलिए आप भैया, हम तो एक मिनट राम वालिया जी बहुत अच्छी बात है। वालिया जी एक मिनट रुकिए, बहुत बढ़िया बात है। धर्मेंद्र जी, अगर ये प्री प्लान नहीं है दिगंबर जी तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो कह रहे हैं आप अल्लाह अकबर भी बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चचा जान भी बोलिए, ओवैसी पे हमले भी बोलिए, करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जितना आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उतना जनता के बीच में आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, यह आपकी इच्छा है कि आप अपने आंदोलन को कैसे चलाना चाहते हैं। पर आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, आप लोगों ने कुछ किसानों के लिए किया नहीं, और वो कह रहे हैं कि भाई मैं तैयार हूं, जब आप कहेंगे 1 to 1 किसानों के हम इस कानून के फायदे नुकसान बताते हैं, आप फायदे गिनवाइए। मैं आपको एक मेरा किसी एक और चैनल के ऊपर एक किसान नेता इनके हैं, 1 घंटे की चर्चा है, बिल के ऊपर चर्चा, मैं आपको भेज दूंगा, ये जब चाहे मैं चर्चा करूं। परंतु मैं वापस देखो, इनकी पता नहीं कितनी उम्र है, मैंने महेंद्र सिंह टिकैत की 1988 वाली रैली में पूरे भागीदारी करी थी, आपकी जानकारी। मैं अखबार में काम करता था, जनसत्ता में, बनवारी हमारे संपादक थे, उनके माध्यम से वहां पे 3 दिन वहां रहे, हम बातचीत करी हमने। कहीं पे भी अल्लाह अकबर हर हर महादेव का कहीं नारा नहीं लगा। ये नई खोज है, ये चुनाव आपके अखबार की आपने जनसत्ता कहा ना, मैं आपको दिगंबर जी रुकिए, दिगंबर जी रुकिए एक मिनट, दिगंबर जी रुकिए, दिगंबर जी रुकिए एक मिनट, दिगंबर जी रुकिए एक मिनट, दिगंबर जी रुकिए एक मिनट, इतना अधीर मत होइए, उनको भी अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कह ली, आरपी सिंह जी को अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए आरपी सिंह जी। तो ये नई प्रकार की राजनीति है, ये ठीक है, लगाएं अपना अल्लाह अकबर नारा लगाएं, और मैं आपको कुछ वीडियोस भेज दूंगा, आप कृपा कर अपने शो पे ठीक लगे तो चलाइए, नहीं तो अपनी जानकारी रखिएगा। जब भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, नीचे लोगों ने हर हर महादेव लगाने से मना कर दिया, और लोगों ने कहा कि हम हर हर महादेव नहीं लगाएंगे।
कहा कि हमारा महादेव नहीं लगाएंगे, वीडियोज ऑन रिकॉर्ड कि हम नहीं लगाएंगे। तो राजनीति हो रही है और एक वोट बैंक को साधा जा रहा है, बड़ा स्पष्ट है, वोट बैंक को साधा जा रहा है। उस वोट बैंक को साधने के लिए भाईजान किसी हद तक जाएंगे, ठीक है, भाईजान किसी हद तक जाएंगे। अभी देखिए आने वाले दिनों में बड़ा कुछ होगा। ठीक है, वोट बैंक को साधने के लिए जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव और मुसलमानों को वोट बैंक साधते थे, ये एक नए वोट बैंक के नैरेटिव को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वोट बैंक को साधने की कोशिश तो है, और ये जो दिगंबर जी कह रहे हैं कि ये कैलकुलेटेड स्टेप है, ये जो चाचा जान कहा गया, ओवैसी पर हमला किया गया, ओवैसी पर जो राजनीतिक अटैक हुआ है, वो एक कैलकुलेटेड स्टेप है। और कैलकुलेटेड है, इसको तो हम पहले भी बोल रहे हैं, क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओवैसी के 100 सीटें लड़ने के ऐलान से सपा आरएलडी कांग्रेस की राजनीति के गणित जो है, जो वोटों का गणित है, वो गड़बड़ाया है। और जब उनका गणित गड़बड़ाया है तो परेशान टिकैत साहब का होना बड़ा जायज़ है, क्योंकि कांग्रेस ये खुलकर कह चुकी है कि हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस आंदोलन को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कह चुके हैं। तो इसलिए टिकैत साहब को परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बाकायदा अगर इतने प्रयासों के बावजूद भी अगर मनमाफिक नतीजे कांग्रेस सपा आरएलडी को नहीं मिले, तो ये किसान आंदोलन के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी और आंदोलन खुद अपने आप एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इस मामले में बातचीत हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बातचीत क्यों नहीं हो रही, ये जाहिर सी बात है, ये अपने आप में देखने का विषय है। लेकिन आज चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।